हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज करा रहे हैं। ये हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान, इसका हम 16 चैप्टर कर रहे थे, 16 चैप्टर कर रहे थे। ये आपका इग्नू का है, इग्नू बीए कोर्स का है, जिसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ये दोनों कोड सेम है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में दोनों कोड ऐसे ही लिखे मिलेंगे, तो आपके सिलेबस में जो कुछ भी है तो आप दोनों के लिए इसी को आप पढ़िए, क्योंकि ये नए और पुराने कोड का अंतर है और कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों के पास पुराना सिलेबस है उनको BHD 106 मिलेगा और नए के लिए इस तरह से मिलेगा, तो कोई भी हो वो एक ही चीज है। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। 16 चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, और आप एग्जाम की अपनी अच्छे से तैयारी करिए। आपका इसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ है। एग्जाम तो आपके चल ही रहे होंगे, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कब आपका इसका, तो ये वाला पेपर आपका नेक्स्ट मंथ है, 4 तारीख को। ठीक है, 4 सितंबर को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप 1-2 बार अच्छे से वीडियो देखिएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। 7, 8, 2 क्वेश्चन इसके बच रहे हैं इस चैप्टर के, वो हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे 7th क्वेश्चन में से पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इन पॉइंट को देख लीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे भी सिंगल पॉइंट भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, या एक एक करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया है कि हिंदी का सरलीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी का सरलीकरण। दूसरा पूछा गया है संपर्क लिपि के रूप में देवनागरी। ठीक है, देवनागरी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। थर्ड आपसे पूछा गया है हिंदी का कृत्रिम रूप। ठीक है, हिंदी का कृत्रिम रूप क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संपर्क भाषा का कृत्रिम रूप से विकास क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि को संपर्क लिपि बनाने का सुझाव क्यों दिया गया है। ठीक है, देवनागरी जो हमारी लिपि है, इसको संपर्क लिपि बनाने का सुझाव क्यों दिया गया है, इस तरह से पूछा जा सकता है। आप एग्जाम में हेडिंग अच्छे से डालेंगे और हेडिंग अच्छे से हाईलाइट करके आप डालिएगा। उसके बाद आपको जितना भी याद रह जाता है उसे आप अपने शब्दों में लिख देंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप हाईलाइट करके डालेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है हिंदी का सरलीकरण। ठीक है, हिंदी भाषा की संपर्क भाषा है। ठीक है, जो हिंदी हमारी है वो हमारी संपर्क भाषा भी है, तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। आप सभी जानते होंगे कि कॉमन बातचीत हम हिंदी में ही करते हैं। लोकल लैंग्वेज किसी की चाहे जो भी हो, लेकिन जो हमारी हिंदी है, खड़ी बोली है, उसी में हम अगर अपनी बात कहते हैं या कोई हमें बताता है तो हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। ये सेंटेंस आप ऐसे कैसे याद रखेंगे? अपनी जरूरत और सुविधा को देखते हुए स्वेच्छा से इसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, किसको अपनाया गया है? अपनी इच्छा से, हिंदी को। ठीक है, हिंदी को अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी इच्छा के हिसाब से और सुविधा के अनुसार इसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया है। अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें सरलता का समावेश कर लिया गया है। आपको पता होगा जरूर कि हिंदी जो है समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहे हैं। जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ी है चेंजेस की, उस तरह से चेंज इसमें होते रहे हैं। हिंदी की कठिनता या सरलता सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में संपर्क का माध्यम बनने वाले वर्ग से नहीं आता। उसने तो इसे सहज रूप से और स्वेच्छा से स्वीकार किया है। ठीक है, जो भी हमारी जो हिंदी है, हिंदी की जो कठिनता है या सरलता है, हिंदी कितनी सरल है किसके लिए और किसके लिए कितनी कठिन है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में संपर्क का माध्यम जो बनने वाले वर्ग है, ये उन पर डिपेंड नहीं करता, ये उनसे नहीं आता। उनसे तो इसे सहज रूप
से और स्वेच्छाता से इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, जो हम लोग हैं, जो भी आम लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, हिंदी जैसी भी है उसे उन्होंने उसको स्वीकार किया है, अपनाया है। आजादी के बाद राजकाज में और उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोग को जब लागू किया जाने लगा तो कुछ लोगों ने हिंदी सीखने में कठिनाई व्यक्त की। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये बात हुई कि जो भी राजकाज की भाषा है और उच्च शिक्षा का जो माध्यम है उसमें जब हिंदी को अपनाने की बात की गई, हिंदी को लागू करने की बात की गई, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिंदी को सीखने में कुछ मुश्किल महसूस की, कठिनाइयां महसूस की। कठिनाइयों की यह समस्या मनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, ये समस्या वास्तविक नहीं थी। ये समस्या कैसी थी? ये समस्या मनोवैज्ञानिक थी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी सीखने में या समझने में या बोलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई भाषा कठिन या सरल नहीं होती। अगर हम भाषा विज्ञान की बात करें तो उनका मानना है कि कोई भी भाषा हो वो ना तो कठिन होती है और ना ही सरल होती है। भाषा के प्रयोक्ता की स्थिति, इच्छा और संस्कार पर निर्भर करता है। ठीक है, किन बातों पर निर्भर कर रहा है कि जो सीखने वाला व्यक्ति है वो कितनी, उसकी स्थिति क्या है और उसकी इच्छा क्या है। अगर किसी की इच्छा ही नहीं होगी सीखने की, या वो ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पर उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उससे सीखने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की कठिनाइयाँ वे लोग व्यक्त करते हैं जो किसी अन्य भाषा को बोलने वाले होते हैं और जिन्हें हिंदी के लिंग व्यवस्था की कठिनाइयां अनुभव होती हैं। लेकिन कोई भी भाषा अपने व्याकरण द्वारा अनुशासित होती है और उसे सीखने पर उसके व्याकरणिक नियमों को सीखना ही पड़ता है। विदेशी भाषा सीखने में तो हर स्तर पर नई व्यवस्था सीखनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम विदेशी भाषा सीख रहे हैं तो हमें हर स्तर पर एक नई व्यवस्था सीखनी पड़ेगी। लेकिन हम अपने सरलीकरण की बात नहीं करते, लेकिन वहाँ क्या होता है, हम चीज़ों को अपना लेते हैं और उसके सरलीकरण की हम बात नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमें कम बुद्धि या कम पढ़ा लिखा समझेंगे। यदि हिंदी के प्रति भी हमारा वैसा ही दृष्टिकोण हो तो संभवतः हिंदी की कठिनाइयों को लेकर उसकी अव्यवहारिकता, सरलता की मांग न की जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जब किसी विदेशी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जैसी भी है हम उसे वैसा ही अपना लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम बात करें, जैसे कि आप इंग्लिश को मान लीजिए, अंग्रेजी हम सीखते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें कम बुद्धिमान या कम पढ़ा लिखा समझेंगे, तो जो जैसा है हम उसे वैसा ही अपना लेते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम वैसा नहीं करते, हिंदी को हम वैसे नहीं अपनाते हैं। दूसरा आपसे इसे पूछा गया था सेकंड पॉइंट में कि संपर्क लिपि के रूप में देवनागरी। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि संपर्क लिपि के रूप में देवनागरी, तो भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आप वैसे ही उसे याद रखेंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, वो कौन कौन से दो रूप हैं? एक तो मौखिक है और दूसरा लिखित है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का व्यवस्थित रूप उसकी वर्णमाला होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त ध्वनियां होती हैं, ठीक है, हिंदी जो भी हमारी भाषा है, किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां, जो ध्वनियां प्रयोग होती हैं वो क्या होती हैं? ध्वनियों का व्यवस्थित रूप उसकी वर्णमाला होता है और उस वर्णमाला को लिखित रूप में प्रस्तुत करने वाले सांकेतिक चिन्ह लिपि कहलाते हैं।
ठीक है। वर्णमाला जो वर्णमाला है उसका जो लिखित रूप होता है, ठीक है, हम जिन भी चिन्हों का यूज करके उसे लिखते हैं, सांकेतिक चिन्हों को यूज करके हम लिखते हैं, वो क्या कहलाती है, वो लिपि रूप कहलाता है। अतः वर्णमाला किसी भाषा के लिए इस्तेमाल होने वाली ध्वनियों की वैज्ञानिक व्यवस्था है तथा लिपि उस वर्णमाला को दृश्य सांकेतिक चिन्हों में परिवर्तित करने की प्रविधि है। लिपिबद्ध हो जाने से भाषा को स्थायित्व प्राप्त होता है, ठीक है। जब कोई भाषा लिपिबद्ध हो जाती है तो उसे क्या होता है, उसे स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। विकसित भाषा के लिए एक निश्चित लिपि का प्रयोग रूढ़िगत हो जाता है, ठीक है। जो विकसित भाषा है, विकसित भाषा के लिए एक निश्चित लिपि, ठीक है, जिसमें कोई चेंज जो निश्चित चली आ रही है, एक निश्चित लिपि का प्रयोग क्या हो जाता है, ये रूढ़िगत हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे भाषा और लिपि एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये भाषा और लिपि जो है एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। किसी भी भाषा का संदेश अगर देवनागरी में लिखा हो तो हिंदी जानने वाला व्यक्ति उसे काफी हद तक समझ लेता है, ठीक है। अगर देवनागरी में कोई चीज लिखी है तो हम उसे आसानी से समझ लेते हैं। ध्वनियों के अनुरूप वर्णों की पूर्णता के कारण देवनागरी में जो कुछ लिखा जाता है वह पढ़ा भी जाता है, ठीक है। देवनागरी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है और जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है। जो कुछ भी लिखा है देवनागरी में हम पढ़ते भी उसी को हैं और जो कुछ बोलते हैं हम लिखते भी उसी को हैं। स्वर और व्यंजनों के स्पष्ट रूप अंकित होने के कारण कोई संदिग्धता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन स्पष्ट होते हैं। देवनागरी अन्य भारतीय लिपियों के निकट है। देवनागरी का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। देवनागरी का विकास किससे हुआ है, देवनागरी का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है और गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि की लिपियां भी ब्राह्मी से ही विकसित, गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि की जो लिपियां हैं वो भी किससे विकसित हुई हैं, वो भी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। उनका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की ध्वनियां और वर्णमाला मिली जुली है, ठीक है। अधिकांश भारतीय लैंग्वेज है उनकी जो वर्णमाला है और ध्वनियां जो है वो मिली जुली आपस में रहती हैं। देवनागरी ही ऐसी लिपि है जो अन्य भारतीय भाषाओं को अभिव्यक्ति करने में सर्वथा सक्षम है, ठीक है। जो भी भाषाएं हैं, अन्य भारतीय भाषाओं को अभिव्यक्ति करने की क्षमता किसमें है, ये देवनागरी के अंदर है। परिवर्तित देवनागरी की वर्णमाला को भी विकसित किया है, ठीक है। यहाँ तक कि जो भी देवनागरी की वर्णमाला है इसे भी विकसित किया है ताकि उसके माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं से देवनागरी में लिप्यंतरण संभव हो सके, ठीक है। ताकि जितनी भी देवनागरी, ठीक है, तो ताकि जितनी भी देवनागरी में लैंग्वेज है उनके माध्यम से सभी भारतीय भाषाएं, जितनी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाओं से देवनागरी जो लिपि है देवनागरी में लिप्यंतरण संभव हो सके, ठीक है। देवनागरी वर्णमाला नीचे दी गई, आपको नीचे देवनागरी वर्णमाला दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि देवनागरी की वर्णमाला क्या है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। मात्राएं हैं, स्वर, स्वर क्या क्या होते हैं, ये आपको स्वर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको मात्राएं दी गई हैं नीचे। फिर अनुस्वर, अनुस्वर क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। बस एग्जाम में इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये सब लिख देंगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
अनुनासिका वाले चिन्ह क्या होते हैं, फिर व्यंजन क्या होते हैं, ये वाले सारे व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद तो क्या क्या रखनी है, स्वर, ये आपको ये तो एक तो ये स्वर याद रखने हैं, मात्राएं कौन सी रहती हैं याद रखनी है, दो ये आपको याद रखने हैं कि विसर्ग क्या होते हैं, अनुस्वर क्या होते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके व्यंजन में आ जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ वर्णमाला दी गई है, इन्हें आप देवनागरी में इसमें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, अब देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी जो है उसमें क्या उसका मानकीकरण है, उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया थोड़ा सा। तो भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना आवश्यक था। ठीक है, जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है तो उसके लिए कुछ मानक चिन्ह भी स्वीकार करने थे, उनको भी उन पर बात करना भी जरूरी था। ठीक है, तो हिंदी का मानक रूप निर्धारण करना भी आवश्यक हो गया था ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता रहे और टाइप राइटिंग आदि आधुनिक जो भी यंत्र हैं के उपयोग में लिपि की अनेक रूपता बाधक ना बने। ठीक है, ताकि जो भी आप टाइपिंग वगैरह में दिक्कत ना आए उसके लिए इन्होंने इस बात को भी यहाँ पे इसका निर्धारण किया है, इसकी मानक रूप का। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने क्या क्या यहाँ पर बातें की हैं, वहाँ के जो भी विद्वान थे उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपने अपने विचार विमर्श दिए, उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं। ये नीचे आपको दिया गया है, मानक हिंदी की यहाँ पे कुछ वर्णमाला दी गई है, तो आप यहाँ पे देवनागरी में और मानक में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वहाँ है वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ये देखिए अनुसार ये आप देख लेना। ठीक है, जो आपकी बिंदी होती है, बाकी सब ये व्यंजन है, बाकी बच्चे संयुक्त जो हमने देखे थे वही सेम है। ठीक है, संयुक्त में कोई चेंजेस नहीं है। ये हलंत वाला चिन्ह आपको बताया गया है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है, सब एक ही है वो। ठीक है, अब देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण। ठीक है, अब देवनागरी हिंदी और वर्तनी का मानकीकरण यहाँ आपको बताया है, तो आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के इन चीज़ों को आप थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से आप लिख दीजिएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको रटने याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है और सब मिलती जुलती हैं, सब एक जैसी हैं, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, वैसे के वैसे ही सब देखिए, ऊपर ये भी दिए गए, कुछ देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस, इसे किस तरह से बन रहा है ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब वैसे ही है। देवनागरी में अंक कैसे लिखते हैं ये आपको पता ही होगा, जो हिंदी में पहले लिखते हैं, हिंदी में जो लिखते थे ना, तो हिंदी वाले अंक ऐसे लिखते थे वैसे भी। ठीक है, हिंदी वाले जो लिखे जाते हैं वो देवनागरी में ही होते हैं, जो हिंदी की 1 2 3 4 हम लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, वो देवनागरी के अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिंदी के कृत्रिम रूप। हिंदी का कृत्रिम रूप क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, हर भाषा अपने समाज, संस्कृति और परिवेश में अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, जो भी कोई भी लैंग्वेज हो वो कहाँ जुड़ी होती है, अपने समाज से, संस्कृति से और परिवेश से वो जुड़ी हुई होती है। कोई भी भाषा हो, ठीक है, वो जुड़ी हुई अपने समाज से होगी, संस्कृति से होगी और परिवेश से जुड़ी हुई होगी। ऐसे में उसके अव्यवहारिक अथवा कृत्रिम सरलीकरण अथवा विकास की बात उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। हिंदी का विकास भी उसके सहज स्वरूप के भीतर ही होना चाहिए, ना कि उसके स्वरूप को खंडित करते हुए।
ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी का विकास है, हिंदी का विकास भी उसके सहज रूप में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी का विकास भी कैसे होना चाहिए, उसके सहज रूप में होना चाहिए, ना कि उसको तोड़ मरोड़ के हम उसका विकास करें, उसको खंडित करके उसका विकास करें। संविधान के अनुच्छेद 351 में भी इसी प्रकार की अपेक्षा की गई है और हिंदी की मूल प्रकृति को अक्षुण्ण रखते हुए उसके विकास पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब कुल इतना है कि हिंदी के बारे में कहा गया है कि वो अपने सहज रूप में ही विकसित हो, आगे बढ़े, ना कि उसको तोड़ मड़ोड़ के या खंडित करके उसे विकसित किया जाए। ये बात संविधान में भी कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 351 में ये बात कही गई है। अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने और उन्हें पचाने की शक्ति तो हिंदी में पर्याप्त रही है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी है वो अपने अंदर दूसरे शब्दों को भी अपनाती रही है। ठीक है, हिंदी में दूसरे शब्दों का भी समावेश होता रहा है समय समय पर, और वह वांछित भी है। विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में प्रचलित शब्दों को अपनाने और नए शब्द गढ़ने के अतिरिक्त संस्कृत, आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी से शब्द ग्रहण करने की नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ से हम शब्द लिए गए हैं, अपने शब्द तो बनाए ही गए हैं, उसके बावजूद संस्कृत से, आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनसे और अंग्रेजी से भी शब्द लिए गए हैं, उन्हें अपनाया गया है, जो सर्वथा उचित है। ठीक है, जो पूरी तरह सही भी है, लेकिन अंग्रेजी शब्दों को या अंतरराष्ट्रीय शब्दों को भी हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप ही अपनाना उचित है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मात्र क्रियाएं, ठीक है, ऐसा ना हो कि मात्र क्रियाएं, संज्ञाएं अथवा संबंध बोधक की हिंदी की विशेषताएं रह जाएं। बाकी अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में ऐसे लिप्यांतरण हो जाए कि अटपटी भाषा दिखाई दे। यह बात खास तौर पर अनुवाद के समय ध्यान रखने की है। ठीक है, जब भी कोई चीज लिखी जाए तो इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को यूज कर रहे हैं वो अटपटे या अजीब ना लगे। ठीक है, अब नीचे जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको समझाया गया है। जैसे कि पहला आपको बताया गया है कि उद्योग मंत्रालय, ठीक है, उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली से संबंधित उद्योग भवन में कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स के लिए 5 अदद पीटीएसी प्लांट्स को उपलब्ध व स्थापित करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप लिखने की बात यहाँ पे की जा रही है। नीचे एक अखबार में छपा था, अखबार में छपे विज्ञापन होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में पीएम ऑफिस में वर्तमान एसी प्लांट्स की विशेष मरम्मत एसएचपीएम ऑफिस के कंप्यूटर सेंटर के लिए एसी प्लांट के वर्तमान कूलिंग टावर को बदलना। ठीक है, तो ये जो आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे, तो इनमें क्या क्या कमियां हैं ये बताई गई हैं आपको कि ऊपर जो उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं में अंग्रेजी शब्द हिंदी भाषा के रचे पचे नहीं बल्कि ऊपर से चिपकाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर जो इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया, एग्जाम्पल में जो इंग्लिश के शब्द यूज किए गए हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हिंदी के हैं या हिंदी में वो सही फिट नहीं हो रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हमने अलग से इस्तेमाल उन्हें किया। कुछ लोगों का मत है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उनमें वर्तनी और व्याकरण संबंधी ढील दे दी जाए, यानी
जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है या जिन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई है, उन्हें अपनी सुविधा से व्याकरण, वर्तनी प्रयोग और शब्द प्रयोग करने की छूट देनी चाहिए। दो भाषाओं के मेल से नए भाषिक रूप उदय हो रहे हैं या होते हैं। दक्कनी हिंदी इसका स्पष्ट उदाहरण है। बोलीगत रूपों में भी इस प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन व्यापक और महत्वपूर्ण संदर्भों में प्रयुक्त भाषा का कोई मानक रूप तो रखना ही होता है। ठीक है, अन्यथा भाषा की संरचना, व्यवस्था तथा शब्द और अर्थ के संबंध का आधार ही गड़बड़ा जाएगा। अतः सुविधाजनक होने पर भी इन कृत्रिम सरलीकरण से बचना होगा, अन्यथा सरकारी विभागों द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए वर्गीकृत विज्ञापन या सूचना की भाषा को भी हिंदी भाषा कहना होगा। कुछ लोग देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के पक्षधर भी हैं। उनका तर्क है कि ऐसा करने से हिंदी को भारतीय भाषाओं से जोड़ा जा सकता है तथा विश्व स्तर पर प्रयोग में सुविधा रहेगी, लेकिन यह तर्क निरंतर अवैज्ञानिक और बेबुनियादी है। ठीक है, ये हमेशा से ही स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि भाषा का संस्कार अपने मौखिक और लिखित रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि भाषा अपने मौखिक और लिखित रूप में ही मूलभूत इकाइयां यानी कि ध्वनियां और लिपि से जुड़ी होती है। ठीक है, जो भाषा है वो अपने मूलभूत आधार से मौखिक और लिखित और ध्वनि और लिपि से जुड़ी हुई होती है। रोमन लिपि अपनाने में हिंदी भाषा अपनी मूल ध्वनियों से दूर जा पड़ती है। परिणाम स्वरूप अपनी उच्चारण व्यवस्था से वह कट जाती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के वर्तमान उच्चारण आजकल सामान्यतः अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने या नाम लिखने पर हम हिंदी में अंग्रेजी में जो कि साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, या फिर नाम लिखने का प्रचलन हो गया है। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं कि जो अपने सिग्नेचर करते हैं किसमें करते हैं, इंग्लिश में ही करते हैं। इसका काफी प्रचलन हो चुका है और हिंदी नामों से अक्सर उनकी रोमन वर्तनी में ही परिवर्तन होते हैं और कई बार हमें कठिनाइयां भी होती हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम इंग्लिश में ही यूज करते रहते हैं, जैसे साइन करना, इस तरह से बहुत कुछ है। उसमें क्या है, अगर हमें हिंदी में कहा जाए करने के लिए तो फिर हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है ये। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो को सुन लेंगे तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना जरूरी है। बाकी एग्जाम्पल था, कुछ नहीं था। आप एक दो बार सुन लीजिएगा ऐसे, तो आप उतना आसानी से लिख लेंगे जितना आपको लिखना है। ठीक है, जितना आपको लिखने के लिए जरूरत है उतना आपको याद रह जाएगा। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और है, छोटा सा इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन 8। ठीक है, संपर्क भाषा हिंदी के विकास में अनुवाद के महत्व की चर्चा करिए। ठीक है, संपर्क भाषा हिंदी के विकास में उसका क्या भी महत्व है, उसमें आपको बताना है। ठीक है, इस संपर्क भाषा का पूरा चैप्टर था, तो आप अगर अच्छे से सुनेंगे इसके सारे वीडियो, इस वाले चैप्टर के 3-4 वीडियो हो गए हैं, तो आपको संपर्क भाषा क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखना वही है। ठीक है, आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो संपर्क भाषा हिंदी के विकास में अनुवाद के महत्व पर चर्चा करिए। भाषा के विकास में अनुवाद एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, भाषा के विकास में अनुवाद है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अनुवाद का कार्य दो भाषाओं तथा संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, अनुवाद का क्या काम है, अनुवाद का कार्य दो भाषाओं या संस्कृतियों, जो दो भाषाएं या संस्कृतियों के बीच किसका काम करता है, इस सेतु का काम करता है। ठीक है, संपर्क भाषा सहज रूप से इस दायित्व का वहन करती है। इसके अतिरिक्त
औपचारिक रूप से भी यह दायित्व वहन कराया जाता है। भारतीय भाषाओं में आदान प्रदान की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। बंगला से हिंदी में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुआ है। ठीक है, अनुवाद की परंपरा जो क्या है वो प्राचीन समय से चली आ रही है और बंगला से हिंदी में जो अनुवाद हुआ है वो काफी मात्रा में हुआ है। आज भी हिंदी में सर्वाधिक अनुदित साहित्य बंगला का ही है। अन्य भाषाएं मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आदि से अनुवाद हुए हैं और हो रहे हैं। अनुवाद कार्य दोनों स्तरों पर होता है। ठीक है, जो अनुवाद कार्य है वो दोनों ही स्तरों पर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर तथा संस्थागत स्तर पर। दो स्तर कौन से हैं? व्यक्तिगत स्तर हो है और दूसरा कौन सा है? संस्थागत स्तर। और दोनों ही स्तर पर ये अनुवाद होता रहा है और हो रहा है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में परंपरा, बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें पारस्परिक आदान प्रदान के लिए भी हिंदी संपर्क का कार्य करती है। यानी बंगला रचना के कन्नड़ अनुवाद या गुजराती के पंजाबी अनुवाद सीधे काम होते हैं। ठीक है, अगर हमें बंगला से जो बंगला की रचना है उसे कन्नड़ में उसका अनुवाद करना है या फिर गुजराती में करना है, ठीक है, गुजराती के पंजाबी में, तो इन सब के सीधे अनुवाद होते रहे हैं और हो रहे हैं। अक्सर बंगला से हिंदी और हिंदी से कन्नड़ या गुजराती से हिंदी और हिंदी से पंजाबी में अनुवाद होता है। कारण भारतीय भाषाएं जानने वाले द्विभाषी लोगों में अक्सर ऐसे ज्यादा होते हैं जो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं जानते हैं। ठीक है, जो भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दो या दो से ज्यादा भाषाओं को जानते हैं, वो भारत की हिंदी भी जानते हैं और भारत में जो दूसरी भाषाएं बोली जाती है उन्हें भी जानते हैं, तो वो आसानी से अनुवाद उन्हें कर वो सकते हैं या वो लोग करते हैं। और फिर हिंदीतर दो भारतीय भाषाओं की क्षमता रखने वालों के लिए भी केवल भाषा ज्ञान ही पर्याप्त नहीं बल्कि अनुवाद कार्य जानना भी अपेक्षित होता है। ठीक है, केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि वो भाषा का बस उन्हें ज्ञान हो दो भाषाओं का, बल्कि उन्हें अनुवाद करना भी आना चाहिए। ठीक है, और वो अनुवाद करना भी जानते हो, वही लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हिंदी भारतीय भाषाओं के बीच सृजनात्मक संपर्क का कार्य करती है। इस संपर्क स्थिति में कभी कभी अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता करती दिखाई देती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी भी अपना महत्व दिखाती है, अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता करती दिखाई पड़ती है। रचना का अंग्रेजी अनुवाद और फिर अंग्रेजी अनुवाद से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार संपर्क की भाषा को अन्य रूप में लाने में रचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकती है। भारतीय भाषाओं तक उसकी पहचान या उसके पहुंचाने का विकल्प हिंदी ही हो सकती है। ठीक है, भारतीय भाषाओं तक उसके पहुंचने का विकल्प क्या है? हिंदी ही हो सकती है। किसके? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो इस प्रकार संपर्क की जो भाषा है, संपर्क की भाषा को अन्य रूप में लाने में रचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकती है और भारतीय भाषाएं जो हैं, भारतीय भाषाओं तक उसकी पहुंचने का विकल्प हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि भारतीय परिवेश, सांस्कृतिक जीवन पद्धति और संवेदना को जितना अच्छी तरह और निकटता से भारतीय भाषाओं में अंतरित किया जा सकता है, उसे विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता। हम अपनी बात जितने अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में, या हम यूँ कहें कि हिंदी में या अपनी भारतीय भाषाओं में कह पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से हम अपनी बात को अंग्रेजी भाषा में या अन्य किसी विदेशी भाषा में
नहीं कह पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है। यहाँ पे संपर्क भाषा के रूप में अनुवाद की दूसरी स्थिति प्रशासनिक क्षेत्रों की है। हिंदी राजभाषा घोषित हो जाने के बाद अंग्रेजी में मौजूद साहित्य को हिंदी में अनुदित करने की व्यवस्था है। ठीक है, जब हमने हिंदी को अपना लिया है, जब संपर्क भाषा के रूप में अनुवाद की जो दूसरी स्थिति है प्रशासनिक, जिसे हम प्रशासनिक क्षेत्र कह सकते हैं, प्रशासनिक की है हिंदी राजभाषा घोषित होने के बाद, जब हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया है, जब हिंदी हमारी राजभाषा बन गई है, राजभाषा के रूप में इसे हमने अपनाया है, इसके बाद अंग्रेजी में जितना भी साहित्य में मौजूद था, ठीक है, अंग्रेजी मौजूद साहित्य को हिंदी में अनुदित करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुवाद हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच होते हैं। ठीक है, लेकिन राजभाषा अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी तब तक हिंदी के साथ अपनाई जाती है या अपनाई जाती रही है जब तक कि सभी हिंदी भाषी राज्य इसके लिए सर्वसम्मति से सहमत ना हो जाएं। ठीक है, जितने भी भारतीय राज्य हैं, जब तक वो इस बात को नहीं मान लेते हैं, तब तक अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ चलेंगी। ठीक है, व्यवहारिक स्थिति में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगर व्यवहारिक स्थिति की बात करें, व्यवहारिक स्तर की बात करें, तो हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है। जो अनुवाद है वो प्रस्तुत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, 16 चैप्टर यहाँ आपका खत्म हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। इसका जो 7th क्वेश्चन, जो इसका 7th वाला क्वेश्चन था, उसे आप 1-2 बार देख लीजिएगा, जितना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जितना आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद रह जाएगा, उतना काफ़ी है आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट पोर्शन है, तो मैंने आपको समझा दिया है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, या अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।